हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी सिलेबस का पेपर है। हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यूनिट को कंप्लीट करेंगे। पहले बता दूं कि ये वीडियो कौन लोग देख सकते हैं। एक तो अगर तुम डिटेल वीडियो देख चुके हो, तुमको सारा कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल पता है, जस्ट रिवीजन करना है, तो तुमको ये वन शॉट वीडियो देखना चाहिए। इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा सारे टॉपिक्स का। और अगर साल भर नहीं पढ़े हो, एग्जाम्स एकदम पास आ गया है, तो कोशिश करो इसको देख के एग्जाम में जाने का। बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि पहले डिटेल वीडियो हमको देखना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहिए। उसके बाद ही जाके हमको वन शॉट देखना चाहिए। वन शॉट रिवीजन के लिए होता है, ये पढ़ने के लिए नहीं होता है ना। सीधा इसको पढ़ोगे तो बहुत कम समझ में आएगा। हमको डिटेल वीडियो पढ़ना चाहिए, अच्छे से सारे नोट्स पढ़े, क्वेश्चंस किए, उसके बाद वन शॉट देख रहे हैं, देन दैट इज ओके, राइट। तो ये सब तुमको ऐप पे अवेलेबल होगा। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से आपको डाउनलोड कर लेना। ऐप में सब कुछ अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, सब कुछ जो होगा ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा यूनिट 4 का समरी नोट्स, दैट इज वन शॉट वीडियो। इसके अंदर पहला टॉपिक है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब होता है जो भी स्टेप्स फॉलो किया जाता है कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए, उन सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स को बोलते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्ट स्टेप होता है रिसीविंग ऑर्डर। सबसे पहला स्टेप है ऑर्डर रिसीव करना। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ऑर्डर रिसीव करते समय क्या क्या होगा? सबसे पहला ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्म किया जाएगा। ऑर्डर का डिटेल्स जो है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितना क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, कैसे पेमेंट होगा, ये सब चीज कंफर्म होगा। एक ईमेल आएगा तुमको, योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म। ठीक है, फिर ऑर्डर ट्रांसमिशन, इसमें क्या होगा? एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को और वेयर हाउस को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस किया है, उसके ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करो, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑथराइजेशन, द प्लेटफॉर्म वेरीफाइज पेमेंट डिटेल्स। फिर पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई होगा कि तुम जो पेमेंट डिटेल डाले हो, पेमेंट डिटेल सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, एंड फिर ऑर्डर स्टेटस अपडेट होगा, जिसमें तुमको दिखाया जाएगा द ऑर्डर इज प्रोसेसिंग। तो जब तुम चेक करोगे ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर ऑर्डर स्टेटस, तो तुमको वहां पे प्रोसेसिंग दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, ऑर्डर प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब गुड्स को ठीक से मैनेज करना जरूरी है, वरना क्या होगा? स्टॉक आउट होने का चांसेस रहेगा। तो इंश्योर करना हमको स्मूथ एंड एक्यूरेट फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर ठीक से फुलफिल हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहला आता है स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक, जहां पे रियल टाइम के अंदर अपडेट होना चाहिए कि कितना स्टॉक बचा हुआ है, जिससे ना कि ओवर सेलिंग होगा, ना ही अंडर सेलिंग होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 10 यूनिट है, तो जैसे जैसे ऑनलाइन ऑर्डर आता जा रहा है, वैसे वैसे रियल टाइम में उसी समय स्टॉक से यूनिट माइनस होना चाहिए, और जब स्टॉक खत्म हो गया तो वेबसाइट में स्टॉक आउट आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेंट्री ट्रैकिंग। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑटोमेटिकली इट रिड्यूसेस द स्टॉक काउंट फॉर द आइटम सोल्ड टू अवॉइड एरर्स इन द काउंटिंग। मतलब सोच लो 10 यूनिट था, अगर एक एक यूनिट का ऑर्डर आ गया तो इन्वेंट्री अपने आप ही 9 हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिश मतलब वापस से उसको रिप्लेनिश करना, वापस से उसको जो है स्टॉक पे लाना। किसके लिए होता है ये? ज्यादातर फास्ट सेलिंग आइटम्स के लिए या हाई डिमांडेड आइटम्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्टॉक रिप्लेनिश किया जाए। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि अगर स्टॉक खत्म हो रहा है तो उसको दोबारा फटाफट से परचेज किया जाए, जिससे स्टॉक खत्म नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वेयर हाउस में सामान ठीक से रखा हुआ होगा, प्रॉपर बारकोड करके स्टॉक ठीक से के रैक्स में ठीक से मेंटेन करके रखा हुआ होगा, तो स्टॉक जो है वो जल्दी हमको मिल जाएगा। जैसे हमारे घरों में भी होता है, अगर हमारे कबर्ड्स में सब कुछ प्रॉपरली अरेंज होगा तो कोई भी चीज खोजना इजियर होगा। बट वैसे ही हमारे वेयर हाउसेस के अंदर सारे स्टॉक्स अगर प्रॉपरली रखे गए होंगे तो स्टॉक्स को खोजना जो है वो आसान होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेस पहला आता है ऑर्डर वेरिफिकेशन। द ऑर्डर डिटेल्स आर चेक टू इंश्योर एवरीथिंग इज एक्यूरेट। चेक किया जाता है कि जो ऑर्डर दिया गया था वैसा ही ऑर्डर है कि नहीं, जैसे कि वही प्रोडक्ट है कि नहीं, क्वांटिटी हो गया, शिपिंग इंफॉर्मेशन हो गया, कस्टमर का डिटेल्स हो गया, ये सब रीचेक किया जाएगा। ठीक है। फिर पिकिंग, एफिशिएंट पिकिंग मेथड्स लाइक जोन पिकिंग, यहाँ पे वर्कर्स जो है गुड्स को पिक करेंगे, है ना, वेयर वर्कर्स पिक फ्रॉम स्पेसिफिक जोन्स, और बैच पिकिंग, ग्रुपिंग ऑर्डर्स फॉर फास्टर रिट्रीवल हेल्प्स रिड्यूसेस एरर एंड टाइम। तो पिकिंग का मतलब होता है सामान जो है वेयरहाउस से पिक किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, राइट। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल। इंश्योर करना चाहिए कि जो क्वालिटी का सामान हम बोल रहे हैं, जो क्वालिटी का सामान ऑनलाइन दिखा रहे हैं, वही क्वालिटी का सामान हम अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, राइट। पैकिंग, फिर आता है पैकिंग करना। प्रोडक्ट ठीक से पैक होना चाहिए, वरना रास्ते में जो है प्रोडक्ट सेफली डिलीवर नहीं हो पाएगा, डैमेज हो जाएगा और प्रोडक्ट ठीक से डिलीवर नहीं हो पाएगा कस्टमर तक। ठीक है, तो प्रॉपर पैकिंग जरूरी है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम बॉक्स पैकिंग, बबल पैकिंग, रैप, प्रोटेक्टिव पैडिंग, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं जिससे हम इंश्योर करेंगे कि प्रोडक्ट इंटैक्ट है, जैसा हम चाहते हैं प्रोडक्ट वैसा पहुंचे हमारे कस्टमर तक, राइट। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली पैकेजिंग। हमारा पैकिंग मटेरियल जो है सस्टेनेबल और रिसाइकलेबल होना चाहिए, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा पैकिंग मटेरियल जो है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कस्टमर का सारा इंफॉर्मेशन लिखना बॉक्स के ऊपर, जैसे कि शिपिंग डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ डिटेल लिखना ऑन द बॉक्स इज कॉल्ड एज लेबलिंग। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशंस फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट। अगर इंटरनेशनल सामान हम भेज रहे हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि कस्टम फॉर्म्स, इनवॉइस, शिपिंग मैनिफेस्ट, ये सब का जरूरत पड़ेगा। अगर इंडिया के अंदर बेच रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर कंट्री में हम सामान बेच रहे हैं तो ये सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है शिपिंग। अब हम प्रोडक्ट्स को जो है शिप करेंगे, कोई भी अच्छे कोरियर से शिप होना चाहिए ताकि फटाफट से है अच्छे से ऑर्डर पिकअप हो और जल्दी से जल्दी डिलीवर हो, जिससे हमारा शिपिंग कॉस्ट बचेगा। क्लियर है? शिपिंग नोटिफिकेशन, कस्टमर को शिपिंग का नोटिफिकेशन आना चाहिए कि ये तुम्हारा ट्रैकिंग आईडी नंबर है, इससे हम तुम ट्रैक कर सकते हो कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा और कब डिलीवर होगा। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग नंबर एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर शिपमेंट एंड प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। तो शिपिंग नोटिफिकेशन में ट्रैकिंग आईडी रहता है, जिससे कस्टमर सर्च कर सकता है कि कब उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा, कितना दिन में पहुंचेगा, कि कौन लेकर आ रहा है, ये सारा डिटेल्स जो है ये दिया हुआ रहता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ट्रैकिंग इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर का ट्रैकिंग ऑप्शन हमारे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दें तो ट्रैक करने के लिए अलग वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। आज अमेजोन में हम सामान मंगवाए तो अमेजोन में अगर ट्रैक ऑप्शन आएगा तो हमको जो है शिपिंग कंपनी के वेबसाइट में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। हम अपने अमेजोन के वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक सामान पहुंचा। तो बहुत जरूरी है ट्रैकिंग इंटीग्रेशन, जहां पे हमको दूसरे वेबसाइट में जाके चेक ना करना पड़े, हमको हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट ही ऑर्डर्स ट्रैक करके बताए, राइट। नेक्स्ट, डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कस्टमर तक सामान पहुंचाना। अब कस्टमर तक सामान हमेशा टाइमली पहुंचना चाहिए एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम के अंदर। ठीक है। डिलीवरी कंफर्मेशन आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि योर
ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, राइट। लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जैसे सामान हमारे शहर तक तो पहुंच गया है, लेकिन हमारे घर तक पहुंचने में कई बार लेट होता है ना। दिखाता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट तक आ गया है, लेकिन हमारे घर तक आने में लेट होता है। तो कंपनी को ये चीज भी बहुत सुधारने का जरूरत है, यहाँ पे बहुत जल्दी सामान डिलीवर करने का जरूरत है। इसको बोलते हैं लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, मतलब लास्ट में ठीक से ऑर्डर को मैनेज करने का जरूरत है और जल्दी डिलीवर करने का जरूरत है, ठीक है। अब अगर कस्टमर को सामान पसंद नहीं आया तो कस्टमर सामान वापस करेगा, कस्टमर से हम सामान पिक करेंगे और उसका पैसा वापस करेंगे। इसको बोलते हैं रिटर्न एंड एक्सचेंज, ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स लॉजिस्टिक, ठीक है। देखना, दिस पार्ट ऑफ द ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, क्या क्या होता है इसमें, रिटर्न ऑथराइजेशन, यहाँ पे हम रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं, हम रीजन डालते हैं क्यों रिटर्न कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे घर से पिकअप हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट फिर इंस्पेक्ट होगा, चेक होगा, और वंस ऑर्डर चेक, रिटर्न चेक हो गया, प्रोडक्ट ठीक से चेक हो गया और प्रोडक्ट अगर ठीक निकला तो तुमको तुम्हारा पैसा जो है वापस मिलेगा। और अगर तुम बाई चांस एक्सचेंज किए हो, तुमको पुराने प्रोडक्ट के बदले नया प्रोडक्ट जो है दे दिया जाएगा, क्लियर है। और अगर तुम रिटर्न्स किए हो तो तुम्हारा पैसा जो है उसमें रिफंड कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया पूरा ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ई कॉमर्स एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आता है की एस्पेक्ट्स में, सबसे पहला की एस्पेक्ट्स आता है कस्टमर बिहेवियर ट्रैकिंग। तो हमको चेक करना चाहिए कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, हमको कस्टमर के इंफॉर्मेशन के बारे में एनालिसिस करना चाहिए, एनालिटिक्स निकालना चाहिए, जैसे कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कैसे वो प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है, प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहा है कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट वो देख रहा है, ये सब कुछ हमको एनालाइज करने का जरूरत है। इन सबको हम एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स फनल एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं कन्वर्जन रेट्स। कन्वर्जन रेट होता है कितने कस्टमर जो है हमारे वेबसाइट पे आते हैं और फिर हमसे सामान खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन रेट। आते हैं और फिर सामान खरीदते हैं। और ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स, इसका मतलब होता है कौन सी जगह कस्टमर जो है अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन से पॉइंट के अंदर जो है कस्टमर ड्रॉप कर रहा है, मतलब कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, इसका एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, हमको रेवेन्यू मैट्रिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, कितना इनकम हो रहा है, जैसे कि टोटल कितना सेल्स हुआ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, मतलब एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना रुपए का सामान हमसे खरीदता है, ठीक है। कितना रुपए का रेवेन्यू होता है एक कस्टमर जब आता है हमारे वेबसाइट पे, हमारा मार्केटिंग कितना इफेक्टिव है, हमारा सेल्स का स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब चीजों पे ध्यान देने का जरूरत है, राइट। नेक्स्ट, कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब होता है कस्टमर को डिवाइड करना, कस्टमर को डिवाइड करना स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर्स बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर, उनका लोकेशन, उनका डेमोग्राफिक्स है ना, उनका पर्सनल चॉइस, उनका रिकमेंडेशंस, इन सब के बेसिस पे जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, देन दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर्स सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, यूनिट 1 में भी पढ़ाया गया है। सेगमेंटेशन से क्या होता है, हम टारगेट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर्स को पहचान सकते हैं किसमें से कौन सा हमारा कस्टमर है और कौन से कस्टमर के लिए कैसा मार्केटिंग का जरूरत है,
ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और बेटर मार्केटिंग कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखना, मार्केटिंग परफॉर्मेंस। तो ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग। हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने सोशल मीडियाज के अंदर, एसईओ कर रहे हैं, ये सब का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा मार्केटिंग कितना इफेक्टिव हो रहा है, ये सब एनालाइज करने का जरूरत है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है की कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स एनालिटिक्स। तो ई कॉमर्स एनालिटिक्स के अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स है, ये सब जो है की कंपोनेंट्स, ये अभी हम पढ़ेंगे। केपीआई है ये सारा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केपीआई, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एक एक करके दिया हुआ है। सारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कितने कस्टमर हमारे वेबसाइट पे विजिट किए और उसमें से कितने लोग हमसे सामान खरीदे, उस परसेंटेज को बोलते हैं कन्वर्जन रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 कस्टमर हमारे वेबसाइट में विजिट किए, ठीक है, हमारे वेबसाइट में 1000 कस्टमर आए और उसमें से 200 लोग हमसे सामान खरीदे, तो कितने परसेंट लोग हमसे सामान खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? कन्वर्जन मतलब नंबर ऑफ परचेज, कितने लोग परचेज किए, आउट ऑफ द टोटल विजिटर्स इनटू 100, मतलब 20% इज द कन्वर्जन रेट। समझ में आ रहा है? तो कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कितने परसेंट कस्टमर जो है हमारे वेबसाइट में विजिट करके हमसे सामान बाय करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है एक कस्टमर ऑन एन एवरेज जब ऑर्डर प्लेस करता है तो वो कितना रुपए का ऑर्डर देता है हमको, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, जैसे एक कस्टमर हमसे 100 का सामान खरीदा, दूसरा कस्टमर 400 का सामान खरीदा। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा इसका? 500 रुपए का सामान सेल हुआ, 100 प्लस 400, 500 डिवाइडेड बाय एक और दो, दो कस्टमर हैं, तो हमारा एवरेज हुआ 250। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। क्लियर है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू, कितना रुपए का सेल हुआ 500, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर 2, तो पर ऑर्डर कितना रुपया का सेल हो रहा है 250 का। इसका मतलब जब एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है हमारे वेबसाइट पे तो ऑन एन एवरेज जो ऑर्डर का अमाउंट होता है वो 250 रुपीज होता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना रुपया खर्चा होता है एक नए कस्टमर को हमारे साथ जोड़ने में। ठीक है, एक नए कस्टमर को लाने में कितना रुपया खर्चा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग में 10,000 रुपया खर्चा किया और उससे मेरे पास 50 तो कस्टमर आए। ठीक है, 10,000 रुपया खर्चा किया और उससे मेरे पास कितने कस्टमर विजिट किए, 50 तो कस्टमर मेरे बने। ठीक है, तो मेरा कैक जो है कितना है देखना, 1000 डिवाइडेड बाय 50, 200, तो मेरा 200 रुपए खर्चा होता है पर कस्टमर। तो मार्केटिंग में मेरा पर कस्टमर 200 रुपए का खर्चा है। मतलब एक कस्टमर को अगर मैं मार्केटिंग से अपने बिजनेस तक बुलाता हूं, उसको सामान बेचता हूं, तो मेरा 200 रुपए उसमें मार्केटिंग के पीछे जाता है। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉल्ड एज कैक, CAC, राइट। नेक्स्ट, कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कस्टमर अपने जिंदगी भर में कितना रुपए का सामान हमसे खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, तो सपोज एक बार में हमसे 250 रुपए का सामान खरीदता है और ऑन एन एवरेज 10 बार तो सामान खरीदेगा ही खरीदेगा, तो एक कस्टमर अपने लाइफ स्पैन में हमसे 2500 रुपए का सामान खरीदेगा। एक बार में 250 का खरीदता है, 250 क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, एक बार में 250 रुपए का सामान खरीदता है और कितनी बार खरीदेगा? मिनिमम 10 बार हमसे सामान खरीदेगा, तो इसको बोलते हैं टोटल लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। 250 रुपए का सेल होगा, कितनी बार 250 रुपए का सेल होगा? 10 बार, तो 250 इंटू 10,
टोटल जो है कस्टमर 2500 रुपया देगा हमको अपने जिंदगी भर में। दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट, कार्ट अबेंडनमेंट रेट। इसका मतलब है कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऐड टू कार्ट तो करते हैं लेकिन कभी बाय नहीं करते प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 कस्टमर हैं जो प्रोडक्ट को क्या किए हैं, ऐड टू कार्ट। अगर तुम यूज करते हो वेबसाइट तो पता होगा, ऐड टू कार्ट हम करते हैं, 1000 कस्टमर ऐड टू कार्ट किए, लेकिन उसमें से सिर्फ 400 कस्टमर ऐसे हैं जो सामान खरीदे, बाकी लोग नहीं खरीदे। तो कितना परसेंट लोग सामान नहीं खरीदे? 600 लोग सामान नहीं खरीदे, परसेंट निकालूं तो 600 बाय 1000 इंटू 100, 60% लोग सामान नहीं खरीदते हैं। ऐड टू कार्ट तो करते हैं लेकिन 60% लोग ऐड टू कार्ट करने के बाद परचेज नहीं करते कभी। दिस इज कॉल्ड एज कार्ट अबेंडनमेंट रेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कार्ट्स क्रिएटेड 1000 माइनस परचेज 400 डिवाइडेड बाय कार्ट्स क्रिएटेड 1000 इंटू 100। तो फॉर्मूला होगा 1000 माइनस 400 बाय 1000 इंटू 100, तो परसेंट होगा 60%। क्लियर है? तो 60% लोग ऐसे हैं जो हमसे ऐड टू कार्ट तो करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को लेकिन बाय नहीं करते। राइट? नेक्स्ट, चेकआउट अबेंडनमेंट रेट। ठीक है, चेकआउट अबेंडनमेंट का मतलब भी सेम होता है, कितने लोग चेकआउट करना शुरू किए लेकिन उसमें से सिर्फ कितने लोग चेकआउट करके एक्चुअल में परचेज किए। चेकआउट मतलब बाय नाउ करके पेमेंट तरफ पहुंच गए, एड्रेस पेमेंट गेटवे तक पहुंच गए लेकिन खरीदे नहीं, इसको बोलते हैं चेकआउट अबेंडनमेंट रेट। ठीक है, सोच लो 400 लोग चेकआउट किए, उसमें से लेकिन सिर्फ 300 लोग ही सामान खरीदे, तो कितने परसेंट लोग सामान नहीं खरीदे? 400 में से 300 लोग खरीदे तो 100 लोग नहीं खरीदे, 100 बाय 400 इंटू 100, 25% लोग ऐसे हैं जो कि बाय नाउ तो करते हैं, चेकआउट तो करते हैं लेकिन उसको परचेज नहीं करते, कहीं आके रुक जाते हैं, पेमेंट गेटवे में या एड्रेस में कहीं पे आके वो लोग रुक जाते हैं। राइट? नेक्स्ट, रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। हम कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग में और उससे कितना रुपया का कमाई हो रहा है, सेल्स हो रहा है। ठीक है, तो सोच लो मेरा सेल्स हुआ 10 लाख का और मैं मार्केटिंग में खर्चा किया था उसके लिए 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का खर्चा किया मार्केटिंग में और सेल्स कितना हुआ, उससे 10 लाख का सेल्स हुआ, तो मेरा रोएस होगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब क्या है, अगर मैं 1 रुपए का सेल्स, 1 रुपए का मार्केटिंग करता हूं, 1 रुपए का एड में खर्चा करता हूं तो उससे 5 रुपए का सेल्स जो है जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्लियर है? नेक्स्ट, रिपीट परचेज रेट। रिपीट परचेज का मतलब होता है कितने कस्टमर हमसे वापस आके सामान खरीदते हैं। ठीक है, सोच लो टोटल 1000 लोगों को हम सामान बेचे थे, टोटल 1000 लोगों को हम सामान बेचे थे। ठीक है, उसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो फिर से हमसे सामान खरीदे, फिर से खरीदे मतलब सेटिस्फाइड हैं तभी फिर से खरीदे, तो हमारा रिपीट रेट कितना है, 200 बाय 1000 इंटू 100, 20%। मतलब 20% कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमसे एक बार अगर सामान खरीदते हैं तो वो दोबारा भी सामान हमसे खरीदते हैं। इसका मतलब है वो सेटिस्फाइड हैं तभी वापस से सामान खरीद रहे हैं, और अगर डिससेटिस्फाइड होते तो फिर से नहीं खरीदते। तो जितना ज्यादा होगा हमारा रिपीट रेट, इसका मतलब है कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। राइट? नेक्स्ट, कस्टमर रिटेंशन रेट। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कितने परसेंट कस्टमर हमसे ईयर ऑन ईयर सामान खरीदते हैं, हमको छोड़ के नहीं जाते, ईयर ऑन ईयर हमसे सामान खरीदते रहते हैं, हमारे लॉयल कस्टमर कितने परसेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर रिटेंशन रेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, ईयर के एंड में कितने कस्टमर हैं, 1000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर न्यू कस्टमर कितने आए, न्यू कस्टमर आए 100,
और ईयर के स्टार्टिंग में कितने कस्टमर थे, तो ईयर के स्टार्टिंग में सोच लो कस्टमर थे हमारे 1200, ठीक है। ईयर के स्टार्टिंग में 1200 थे, 100 लोग नए आए तो 1300 होना चाहिए, लेकिन है सिर्फ 1000, मतलब 300 लोग हमको छोड़ के चले गए हैं। छोड़ के चले गए मतलब मर नहीं गए हैं, है ना, छोड़ के चले गए मतलब हमारे कॉम्पिटिटर से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो रिटेंशन रेट कैसे निकलेगा, कस्टमर एट द एंड ऑफ द पीरियड 1000 माइनस कस्टमर एट द माइनस न्यू कस्टमर 100 डिवाइडेड बाय एट द स्टार्ट इनटू 100, मतलब 75%, मतलब 75% कस्टमर हमारे पास रिटेन रहते हैं, हमको छोड़ के नहीं जाते, और बाकी 25% कस्टमर बेवफा निकलते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, राइट। क्लियर है ये। नेक्स्ट, नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस, NPS is a customer satisfaction metrics that measures how likely customers are to recommend a brand to others. तो NPS मेजर करता है कि कितने % कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को आगे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे। इसको बोलते हैं NPS, ठीक है। नेक्स्ट, रिफंड एंड रिटर्न्स रेट, कितने % सामान जो हम बेचते हैं वो वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स एंड एक्सचेंज। रिटर्न एंड एक्सचेंज ज्यादा होना बहुत खराब है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी तो रिटर्न आ रहा है, क्वालिटी में, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन में, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन खराब है, इसके वजह से रिटर्न्स आता है। तो रिटर्न रेट कैसे निकालते हैं, टोटल हम 1000 तो ऑर्डर सेल किए, उसमें से 50 ठो रिटर्न आ गया, हमारा रिटर्न रेट कितना है 5% का। समझ में आ रहा है, मतलब 5% प्रोडक्ट्स जो है हम बेचते हैं और वो वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स एंड एक्सचेंज। क्लियर। नेक्स्ट, बाउंस रेट। बाउंस रेट ट्रैक्स द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु लीव योर वेबसाइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज। ये क्या बाउंस रेट क्या है, ऐसे लोग जो हमारे वेबसाइट पे आते तो हैं, फ्रंट पेज देखते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, वापस बाउंस कर देते हैं, बैक कर देते हैं, हमको आगे कंटिन्यू नहीं करते, ऐसे को बोलते हैं बाउंस रेट, ठीक है। ये कैसे निकलता है, टोटल वेबसाइट में कितने लोग आए दिन में, 10,000 लोग आए, उसमें से खाली एक पेज, पहला पेज देख के कितने लोग वापस चले गए, सोच लो 500 लोग एक पेज देखकर वापस चले गए, तो हमारा बाउंस रेट है 5%। समझ में आ रहा है, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट पे आते तो हैं, लेकिन फ्रंट पेज को देखते हैं और फिर वेबसाइट से वापस चले जाते हैं, वेबसाइट में बैक कर देते हैं, स्टे नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक टूल्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जो कि हमको हेल्प करता है कोई भी चीज को एनालाइज करने में। हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा चल रहा है, उसमें बहुत सारा चीज का एनालिसिस करने का जरूरत है, और बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम लोग वेब एनालिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टूल्स का अलग अलग पर्पस है, जैसे पहला होगा गूगल एनालिटिक्स। ये क्या करता है, हमारा वेबसाइट का परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है कि हमारा वेबसाइट कैसा चल रहा है, ठीक है, हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन्स है वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, और हमारा ROI को ट्रैक करता है, राइट। सिमिलरली गूगल एडवर्क्स ये क्या करता है, PPC एड्स के लिए होता है, पे पर क्लिक एड्स कितना अच्छा चल रहा है उसको कैलकुलेट करता है। गूगल सर्च कंसोल वेब मास्टर ये क्या करता है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट्स आइडेंटिफाई करता है, टेक्निकल एरर्स को, इंडेक्सिंग को चेक करता है, ऑप्टिमाइज करता है वेबसाइट का विजिबिलिटी को। क्लियर है, तो अलग अलग वेब एनालिटिक्स टूल्स है और सबका अलग अलग पर्पस है। गूगल अलर्ट्स क्या करता है, द वेब आर सेइंग अबाउट यू एंड योर ब्रांड, कस्टमर हमारे और हमारे ब्रांड के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये सब चीज को एनालाइज करेगा, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारे टूल्स हैं, हम पढ़ सकते हैं आराम से किसका क्या पर्पस है, एग्जाम के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये नोट्स का स्क्रीनशॉट रख सकते हो, एक समराइज्ड में बता दिया हूँ कौन सा टूल्स क्या करता है, ठीक है। बट हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसको तुम खुद से
रीड करना। क्लियर है? तो वेब एनालिटिक टूल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ टॉपिक में। टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है कस्टमर्स फीडबैक एंड रिव्यू। तो कस्टमर्स का जो फीडबैक है, कस्टमर को प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कस्टमर जो रिव्यूज दे रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या बेनिफिट्स है, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखना, दिस इज अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाट कस्टमर्स थिंक। कस्टमर्स क्या सोचते हैं, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं, हाउ हैप्पी दे आर विद देयर प्रोडक्ट्स, ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ देयर प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस न्यू कस्टमर्स डिसीजन। और हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कैसे वो नए कस्टमर्स के डिसीजंस को, एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। राइट? तो बेसिकली कस्टमर्स फीडबैक का मतलब है कि ओवरऑल कस्टमर का जो प्रोडक्ट परचेज का जर्नी है वो कैसा रहा, उसको प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट उसको पसंद आया कि नहीं आया, ये सब इंक्वायरी करना थ्रू सर्वेज, थ्रू फॉर्म्स, इसको बोलते हैं कस्टमर्स रिव्यू। राइट? अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है कस्टमर्स रिव्यू के। ठीक है, सबसे पहला, हेल्प करता है हमको प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज करने में। ठीक है, देखना, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन समझ में आता है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या फ्लॉज है, कौन से एरिया में हम लैक कर रहे हैं, कौन से एरियाज में हम पीछे हैं, क्या चीज़ कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है, ये समझ में आएगा। और जब ये समझ में आएगा तो हम अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकेंगे, प्रोडक्ट्स इम्प्रूव करेंगे तो प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो कस्टमर्स के फीडबैक को ठीक से जज करने से, ठीक से सर्वे करने से, ठीक से समझने से हमको अपने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में हेल्प होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एनहांसिंग कस्टमर्स एक्सपीरियंस। बिजनेस कैन इम्प्रूव, अपने वेबसाइट्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। राइट? नेक्स्ट, building customer loyalty. Customers' feedback is valued and likely to feel appreciated, which fosters loyalty and build strong brand relation. कस्टमर को भी लगता है कि मेरे रिव्यू का कोई वैल्यू है, मेरे रिव्यू को बिजनेस जो इम्पोर्टेंस देता है, इससे कस्टमर खुश होगा ब्रांड के तरफ, कस्टमर लॉयल बनेगा ब्रांड के तरफ। राइट? जब हमको लगता है कि हमारे बात का वैल्यू है, हमारा बात सुना जाता है, तब हम उसके तरफ थोड़े ज़्यादा लॉयल होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन। ये तो बता दिया, हमको समझ में आता है कस्टमर्स का क्या सजेशंस है, उनको क्या नया इनोवेशन चाहिए, कौन से नया टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का ज़रूरत है, और उनके नीड, उनके डिज़ायर के हिसाब से हम प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ कस्टमर्स रिव्यू। कस्टमर रिव्यू बहुत जरूरी है। कस्टमर अपना रियल एक्सपीरियंस जब तक नहीं बताएगा, हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आ रहा है या फिर नहीं, है ना। हमको तो लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन जब यही बात हम कस्टमर के मुंह से सुनते हैं तब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? आज मैं सोच ले पेन बना दिया, मुझे लग रहा है अरे वाह क्या बेहतरीन पेन बनाया हूं मैं, लेकिन यही बात अगर मेरा कस्टमर बोले कि भैया बहुत बेहतरीन पेन बनाए हो, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर? और अगर वो बोले कि नहीं भैया अच्छा नहीं बना है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सुनूंगा और इसको ठीक करने का कोशिश करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स रिव्यू, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। कस्टमर्स बिल्ड ट्रस्ट and positive reviews can significantly impact their decisions reliable। आज हम एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे पॉजिटिव रिव्यू है अबाउट द प्रोडक्ट्स। जो कस्टमर्स प्रोडक्ट को यूज किए हैं वो अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं प्रोडक्ट के बारे में, तब ज्यादा चांसेस है कि हम वो प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। और अगर नेगेटिव रिव्यू है वहां पे तो हम लोग परचेज नहीं करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, पब्लिक रिव्यू जो है ट्रांसपेरेंसी लाता है। It fosters transparency, both positive as well as negative। क्योंकि रिव्यू हमारा ऑप्शन है, हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। जैसा हमको फील हो रहा है सच में, हम वैसा रिव्यूज दे सकते हैं। क्लियर? तो ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, कुछ भी नहीं छुपेगा,
हम पॉजिटिव हैं, खुश हैं प्रोडक्ट को लेके, तो हम पॉजिटिव रिव्यूज देंगे। अगर हम दुख है, अच्छा नहीं लगा हमको, प्रोडक्ट खराब लगा, तो हम नेगेटिव रिव्यूज देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग एसईओ एंड ऑनलाइन विजिबिलिटी। तो वेबसाइट सर्च इंजन का रैंकिंग बढ़ेगा, ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा, ज़्यादा कस्टमर्स रिव्यू लिखेंगे, हम उनको रिप्लाई देंगे, तो वेबसाइट का एंगेजमेंट बढ़ेगा। और जब एंगेजमेंट बढ़ेगा तो बेटर रैंक करेगा एसईओ में। कोई भी सर्च करेगा तो हमारा जो वेबसाइट्स है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पहले दिखाएगा कस्टमर को। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड हेल्पिंग पोटेंशियल कस्टमर्स चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो रिव्यू हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने में। आज मैं पेन खरीद रहा हूँ, 4 पेन का ऑप्शन है मेरे पास, कौन सा पेन खरीदूं? मैं रिव्यूज पढ़ूंगा, किसमें पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा है, पॉजिटिव रिव्यूज को पढ़ूंगा और देखूंगा कौन से में अच्छा लग रहा है। रिव्यूज पढ़ने के बाद मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो परचेज करूंगा। तो रिव्यूज मुझे हेल्प किया 4 में से 1 को डिसाइड करने में। क्लियर है? नेक्स्ट, strategies for managing feedback and reviews. Strategies for managing feedback and reviews. सबसे पहला, encourage participation. हमेशा कस्टमर को बोलो कि write a review. Invite the customer to write a review. डरो मत, रिव्यू लिखाओ उससे, है ना? अगर तुमको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, सर्विसेज पे भरोसा है, रिव्यू लिखाओ उससे, पता चलेगा कैसा फील कर रहा है वो। तो हमको पार्टिसिपेशन इंप्रूव करना चाहिए। हर वेबसाइट देखना तुमको बोलता है राइट ए रिव्यू, एक रिव्यू लिख दो, एक रिव्यू लिख दो, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन चाहते हैं। राइट? रेस्पॉन्ड टू रिव्यूज, उनके रिव्यूज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको टाइमली जो है अच्छे तरीके से रिप्लाई देना जरूरी है। क्लियर? एनालाइज द फीडबैक। जो बहुत सारे कस्टमर्स एक ही टाइप का फीडबैक दे रहे हैं, ट्रेंड है कस्टमर्स फीडबैक में, उसको एनालाइज करो और उसी को इम्प्रूव करने का कोशिश करो। आज बहुत सारे कस्टमर्स मुझे बोले कि भैया ये पेन चलते चलते रुक जाता है। 100-200 कस्टमर ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ तो दिक्कत है। तो जब बहुत सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो हमको उनके बात का वैल्यू करना चाहिए, उस ट्रेंड को एनालाइज करना चाहिए और उस प्रोडक्ट में वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज फीडबैक फॉर मार्केटिंग। पॉजिटिव जो कस्टमर्स फीडबैक है, पॉजिटिव कस्टमर्स फीडबैक को हम मार्केटिंग के जैसा भी यूज कर सकते हैं। अपने एड्स में हम दिखा सकते हैं, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा और बेटर प्रोडक्ट्स हम लोग दे पाएंगे, जिससे हमारा ब्रांड नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेगा। क्लियर? तो बेसिकली अगर एक पर्सन अगर पॉजिटिव रिव्यू दिया है तो पॉजिटिव रिव्यू बार बार सबको दिखाना, सबको पता चलेगा कि ये कस्टमर पॉजिटिव रिव्यू दिया है, जिससे ब्रांड का रेपुटेशन बढ़ेगा। तो हम पॉजिटिव रिव्यूज को एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, स्केलिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। एक बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, ठीक है? तो इसमें 3 चीज दिया हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट है स्केलिंग अ ई कॉमर्स बिजनेस। तो एक ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्केल अप किया जाए? इट इंक्रीजेस सेल्स एंड इंप्रूव एफिशिएंसी विदाउट लूजिंग क्वालिटी एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो और जो है ब्रांड का क्वालिटी मेंटेन रहे, ब्रांड क्वालिटी खराब ना हो, प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब ना हो। क्लियर? की स्ट्रेटेजीज फॉर स्केलिंग। स्केलिंग का क्या क्या की स्ट्रेटेजीज है? क्लियर है? देखना, तो क्या क्या की स्ट्रेटेजी। सबसे पहला, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो, मोबाइल में अच्छे से ओपन होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डिटेल में होना चाहिए, फटाफट से लोड हो जाना चाहिए, इजी टू नेविगेट एंड इजी टू यूज होना चाहिए। राइट? और अच्छे कस्टमर्स रिव्यूज में होने चाहिए। तो ये सबसे हमारा जो वेबसाइट है ऑप्टिमाइज होगा। ऑप्टिमाइज होगा मतलब कोई भी सर्च करेगा तो हमारा वेबसाइट पहले दिखाएगा, कोई भी हमारे वेबसाइट पे आएगा तो स्टे करेगा, जल्दी से इमेज लोड होगा, जल्दी से पेज लोड होगा। तो इस पे क्या होगा, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट, हमारा जो वेबसाइट है उसको चेकआउट करेगा। क्लियर? तो पहला हो गया वेबसाइट को ठीक करना। सेकेंड, डेटा एनालिटिक्स। एनालाइजिंग कस्टमर्स पैटर्न, कस्टमर्स के बिहेवियर को समझो, उनके बाइंग पैटर्न्स को, उनके प्रेफरेंस को, ट्रेंड्स को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट हम अगर मार्केट में देंगे
तो उससे बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा हमारे कस्टमर्स का। क्लियर। नेक्स्ट, ऑटोमेट द प्रोसेस। सब कुछ खुद मत करो, टूल्स यूज करो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए, हैंडलिंग कस्टमर सर्विसेज, ये सब के लिए कुछ टूल्स हम यूज कर सकते हैं जिससे फटाफट से क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा कस्टमर को। और अगर क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसका जो है एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एनहांस कस्टमर सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कस्टमर्स को खुश रखें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कस्टमर्स हैप्पी एंड कमिंग बैक। तो उसको ठीक से एफएक्यूज उनका सही से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाओ, इंस्ट्रक्शनल वीडियोस बनाओ, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उनको हेल्प करो चैट्स, ईमेल, फ़ोन के द्वारा, जिससे उनका सारा क्वेरीज सॉल्व हो सके। अगर उनका सारा क्वेरी सॉल्व हो सकेगा तो वो कस्टमर वापस हमारा प्रोडक्ट फिर से खरीदेगा। क्लियर। फोकस ऑन कस्टमर्स रिटेंशन। रिटेंशन बहुत जरूरी है, हर बार हम नए कस्टमर नहीं ला सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉयल बनाना पड़ेगा कस्टमर को, लॉयल्टी के लिए बेनिफिट देना पड़ेगा। अगर बार बार हमसे सामान खरीद रहा है तो उसको हम कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, मतलब कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं उसको, राइट। यूज पर्सनलाइज मार्केटिंग टू मेक कस्टमर्स फील वैल्यूड। कस्टमर्स को वैल्यूड फील कराना जरूरी है। उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकमेंडेशंस दिखाओ और उनको थोड़ा बहुत कुछ पास्ट परचेज के हिसाब से उनको थोड़ा डिस्काउंट दे दो। इससे क्या होगा, कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, और कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा तो ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगा कस्टमर का। क्लियर है ये। तो ये हो गया कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट को स्केल अप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो स्केल अप का तरीका है वो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। हम इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, नए नए कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन सिंपली मींस ग्रोथ इन द सेल्स इन द न्यू कंट्रीज। नए कंट्रीज में एंटर करना और नए कंट्रीज में सेल्स को ग्रो करना। ठीक है। कैसे किया जा सकता है, सबसे पहला मार्केट रिसर्च। हमको जो कंट्री में जाने का हम सोच रहे हैं उस कंट्री को रिसर्च करना पड़ेगा, वहाँ के कस्टमर्स कैसे हैं, वहाँ के लोगों का प्रेफरेंस क्या है, क्या कल्चरल डिफरेंसेस है हमारे और उनके बीच में, वहाँ का कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ये सब हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब होता है वहाँ की नीड के हिसाब से, वहाँ के लोकल टेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में हमको चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है। हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन को, पेमेंट के तरीकों को, जैसे लोकल लोग प्रिफर करें। हम जो कंट्री में सामान बेच रहे हैं वहाँ के कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के कंट्री के लोकल लोगों के टेस्ट के हिसाब से हमको अपने वेबसाइट्स में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने पेमेंट्स में, हर चीज में जो है चेंजेस लाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। इट इज अ रिलायबल शिपिंग कंपनी टू हैंडल इंटरनेशनल। तो हमको एक रिलायबल शिपिंग कंपनी का जरूरत पड़ेगा इंटरनेशनल शिपिंग करने के लिए। ठीक है। तो इंटरनेशनल शिपिंग करने के लिए वी नीड अ रिलायबल shipping company. Clear है। And customers requirement. Setting up warehouses making it easier for local customers to receive their order. हमको उस कंट्री में बहुत सारे वेयर हाउसेस ओपन करने पड़ेंगे जिससे प्रोडक्ट डिलीवरी जो है फास्ट एंड क्विक हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, पेमेंट ऑप्शंस। हमको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल कराना पड़ेगा जो लोकल लोग प्रिफर करते हैं, वहाँ के लोकल नीड्स के हिसाब से हमको उनके पेमेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल कराना होगा। क्लियर। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, उनके मीडिया के हिसाब से हमको लोकलाइज्ड एड्स बनाने होंगे, लोकल मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जब लोकल मार्केटिंग होगा नीड के हिसाब से, तब देर इज अ हाई चांसेस कि लोग उस मार्केटिंग कैंपेन को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। ठीक है। देखना, इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद अदर बिजनेसेस टू अचीव द म्यूचुअल गोल। मतलब मिल के काम करना, ए प्लस बी मिल के हो गए ए बी। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। ठीक है। देखना,
की स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्या क्या कर सकते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, मतलब मिलके कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जैसे ए बिकता है, ए के साथ बी भी बिकता है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, और नहीं है, एंड है। ए बिकेगा तो बी बिकेगा, जैसे कार और डीजल, कार बिकेगा तो डीजल बिकेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जैसे कपड़ा वाला टाई अप कर सकता है जूता के साथ, है ना। तो ये सब हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस का कोलैबोरेशन। नेक्स्ट हो गया एफिलिएट प्रोग्राम्स। एफिलिएट प्रोग्राम्स का मतलब हम लोग जो हमारे वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, ब्लॉगर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनसे प्रमोट कराएंगे, वो लोग प्रमोशन करने के नाम का कुछ थोड़ा बहुत हमसे कमीशंस लेंगे और अपने ऑडियंस तक हमारा ब्रांड के बारे में पहुंचाएंगे। आज तो तुम जानते हो हर इन्फ्लुएंसर यही कर रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग कर रहा है बैठ के, ठीक है। तो वो हो गया एफिलिएट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हो गया टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जैसे पेमेंट गेटवेज के लिए, शिपिंग सॉल्यूशंस के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, ये सब के लिए हम किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सप्लायर रिलेशनशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स आल्सो। तो सप्लायर के साथ भी हम एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन कर सकते हैं, डील्स कर सकते हैं फॉर गेटिंग द बेस्ट प्राइसेस। क्लियर। नेक्स्ट जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर वाला मिलकर काम करना, से ए मारुति प्लस सुजुकी बिकम्स मारुति सुजुकी, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। ठीक है। जॉइंट वेंचर्स विद लोकल बिजनेसेस while entering into unfamiliar territories, शेयरिंग रिसोर्सेस, रिसोर्स शेयर हो जाएगा, नॉलेज शेयर हो जाएगा और लोकल लोगों तक हम बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे। क्लियर। तो ये है ऑब्जेक्टिव जॉइंट वेंचर। क्लियर है ये। इसके बाद वाला टॉपिक आता है एग्जिट स्ट्रेटेजीज फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। देखना तीन तरीके से एग्जिट स्ट्रेटेजीज हो सकता है। पहला हो गया मर्जर्स, दूसरा हो गया एक्विजिशंस, तीसरा हो गया आईपीओ। ठीक है। तो हम तीन एग्जिट स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया मर्जर, सेकंड एक्विजिशंस और तीसरा हो गया अल्टीमेट एग्जिट स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं, वो है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। सबसे पहला मर्जर, नाम से पता चल रहा है जब दो कंपनी मिलकर एक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। उन लोग अपना काम, अपना एसेट्स, अपना रिसोर्सेस सब मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और एक हो जाते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी, दो कंपनी है, एक है मारुति, दूसरा है सुजुकी, मिलके बनाए इंडिया में मारुति सुजुकी। क्यों मिलके बनाते हैं? ताकि एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा, एसेट्स शेयर हो जाएगा और मिलके मार्केट में ज्यादा बेटर मार्केट कैप्चर कर सकेंगे। क्लियर। तो तीन टाइप का होता है उसमें भी। पहला हो गया हॉरिजेंटल, सेम इंडस्ट्री में सेम लेवल पे जो लोग रहते हैं उनके साथ टाई अप करना। वर्टिकल मतलब सेम इंडस्ट्री में बट अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन में। और कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है अनरिलेटेड बिजनेसेस, जैसे कि मैं सोच लो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं किसी अलग ही इंडस्ट्री के लोगों के साथ टाई अप कर रहा हूँ, देन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स है मर्जर का? सबसे पहला एडवांटेज है मर्जर का, इंक्रीज इन द मार्केट शेयर। हम ज्यादा बड़े कस्टमर तक पहुंच सकेंगे, मर्जर के द्वारा लार्ज कस्टमर तक हम अपना सामान पहुंचा सकेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनेगा मार्केट में, हमारा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉस्ट सिनर्जी, खर्चा कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है खर्चा जो है वो कम होगा। ठीक है। When companies can eliminate duplicate functions, reduce overhead cost and negotiate better deals with the supplier. तो जब दो कंपनी मिलके काम करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट शेयर हो जाएगा, सप्लायर से बेटर कॉस्ट पे हम रॉ मटेरियल्स बाय कर सकेंगे, राइट। तो इसके वजह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होगा और अगर हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होगा तो इससे हमारा एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। मर्जिंग विद अनदर कंपनी कैन प्रोवाइड एक्सेस टू द न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स और कस्टमर सेगमेंट
एंड क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम। हम नए नए मार्केट्स में एंटर कर सकेंगे। हम अकेले होते तो हम सोच लो यूएस में सामान नहीं बेच पाते, लेकिन अगर किसी के साथ टाई अप कर ले तो हम यूएस में भी सामान बेच सकते हैं। तो ये हो गया एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स, राइट। एनहांस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, मर्जर के द्वारा कंबाइंड रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, कंबाइंड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बेटर प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेंगे, बेटर इनोवेटिव सॉल्यूशंस होगा हमारे पास, और हम ज्यादा से ज्यादा बेटर कस्टमर सर्विस देकर एनहांस कर सकेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग को, राइट। तो बेसिकली मर्जर के द्वारा हमारा रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज एनहांस होगा। नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ मर्जर। मर्जर में क्या चैलेंजेस हो सकता है? कल्चरल क्लैश हो सकता है, एक कंपनी और दूसरे कंपनी में कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज हो सकता है, ठीक है, रेगुलेटरी स्क्रूटनी हो सकता है, अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है, एक कंपनी में अलग कल्चर है, दूसरी कंपनी में अलग कल्चर है, तो इससे क्या हो सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज मर्जर। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्विजिशंस। एक्विजिशंस का मतलब होता है जब एक बड़ा कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद ले, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। जब एक बड़ा कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीद लेता है, दैट इज एक्विजिशन। क्लियर है? देखना, व्हेन वन कंपनी परचेजेस अनदर कंपनी, ठीक है, पर्पस क्या है? एक्सपैंड करना मार्केट शेयर को, दैट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। क्या बेनिफिट है एक्विजिशन? सबसे पहला, रैपिड ग्रोथ। हम अकेले मार्केट में काम करेंगे तो हो सकता है हम उतना ग्रोथ ना ला सके, लेकिन हम किसी को खरीद लेंगे तो अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम उसके कैपेबिलिटीज को, उसके रिसोर्सेज को, उसके कस्टमर बेस को यूज करेंगे, इससे हमारा रैपिड एक्सपेंशन हो सकेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। हो सकता है जो दूसरी कंपनी हो जिसको हम खरीद रहे हैं उसका रिसोर्सेज अच्छा हो, उसमें टेक्नोलॉजी अच्छा हो, ठीक है, तो इसके वजह से जो है एक्सपर्टाइज इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा कंपनी है, वो छोटा कंपनी का रिसोर्सेस बहुत है, वो छोटे कंपनी में टैलेंट बहुत है, वो छोटे कंपनी के एक्सपर्टाइज बहुत है, उसको कोई नया मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, अगर हम उसको परचेज कर लेते हैं तो अब वो सब चीज का बेनिफिट हमको मिल सकेगा। क्लियर है ये? इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एक्सेस टू द न्यू टेक्नोलॉजी। जो छोटी कंपनी है जिसको हम खरीद रहे हैं उसका टेक्नोलॉजी एक्सेस हो सकेगा, उनके एम्प्लॉयज को हम यूज कर सकेंगे, उनके नॉलेज को यूज कर सकेंगे, उस कंपनी के कैपेबिलिटीज को यूज कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग। हम बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर सकेंगे। हम अकेले होते तो सोच लो 10 टाइप का प्रोडक्ट ऑफर करते, लेकिन अगर हम किसी को खरीद लेते हैं तो हम दोनों मिलके 20-30 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेंगे। क्लियर? तो जब हम एक दूसरी कंपनी को परचेज करेंगे तो हम दोनों मिलकर ज्यादा बेटर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है अपने कस्टमर्स तक ऑफर कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉस्ट सिनर्जी। कॉस्ट भी बचेगा, बहुत सारा खर्चा कॉमन लगेगा, एलिमिनेट होगा, जो फालतू रिडंडेंट फंक्शन है जो बार बार परफॉर्म हो रहा है ये सब कम हो जाएगा, हमारा ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, हम दोनों मिलकर परचेजिंग करेंगे तो परचेजिंग कॉस्ट कम आएगा, जिससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है? तो एक्विजिशंस में बेसिकली मर्जर और एक्विजिशंस में क्या फर्क हुआ? मर्जर्स में दो कंपनी मिलके एक हो रहा है, और एक्विजिशंस में क्या हो रहा है? एक बड़ा कंपनी जो है एक छोटा कंपनी को खरीद रहा है, दैट इज एक्विजिशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी और मार्केट में अपना शेयर्स को ऑफर करता है पहली बार, दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, देखना, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ प्राइवेट कंपनी ऑफर इट शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एनेबल द बिजनेस टू रेज कैपिटल। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैसे का बहुत जरूरत पड़ता है बिजनेस में, और प्राइवेट कंपनी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स रेज कर पाता है, इसीलिए कंपनी क्या करता है, प्राइवेट से कन्वर्ट होता है इनटू अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और उसके बाद शेयर्स को
मार्केट में बेचता है और उससे पैसा रेज करता है। क्लियर है? तो क्या क्या बेनिफिट्स है आईपीओ के? सबसे पहला, ह्यूज कैपिटल रेज, बहुत ज्यादा कैपिटल हम मार्केट से उठा सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फटाफट से एक्सपेंशंस कर सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, अपने डेट्स का पेमेंट कर सकेंगे, बाकी छोटे बिजनेसेस को अक्वायर कर सकेंगे और एक्सेलरेट कर सकेंगे ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा सकेंगे, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए बहुत सारा पैसा का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। जब एक कंपनी लिस्टेड होता है तो बहुत ज़्यादा कंपनी को लोग जानते हैं, उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो पहले लिस्टेड नहीं था, तो पहले जोमेटो को जितने लोग जानते थे, आज जोमेटो जब लिस्ट हो गया, स्विगी जब लिस्ट हो गया, तो ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, तो इससे ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ेगा, जिससे जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। ज़्यादा लोग ब्रांड को जानेंगे, ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लिक्विडिटी ऑफ शेयर होल्डर। आईपीओ एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जब मर्जी हम अपना शेयर्स को मार्केट में बेच सकते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा रियलाइज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के स्टार्टिंग फेजेस में पैसा लगाए हैं, वो लोग अपना शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एम्प्लॉय इंसेंटिव। पब्लिक कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को भी स्टॉक देता है कम प्राइस पे। जो उनके लॉयल एम्प्लॉयज होंगे, जो उनके पुराने एम्प्लॉयज होंगे, उनको कंपेंसेशन में, सैलरी में जो है स्टॉक्स मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि टॉप एम्प्लॉयज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहें, एम्प्लॉयज को बेटर इंसेंटिव मिलेगा, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, केस स्टडी ऑफ अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेंचर फ्लिपकार्ट। हम फ्लिपकार्ट के बारे में देखेंगे, फ्लिपकार्ट कैसे सक्सेसफुल हुआ। ठीक है? फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल इन द ईयर 2007। ठीक है? फ्लिपकार्ट के बारे में कौन नहीं जानता है? ठीक है? क्या सक्सेस फैक्टर्स है फ्लिपकार्ट का? पहला, अंडरस्टैंडिंग लोकल मार्केट ट्रेंड्स। फ्लिपकार्ट का सक्सेस का रीजन है वो इंडियन कस्टमर के मेंटालिटी को समझा। जैसे कि एक एग्जांपल है सीओडी। हमारा इंडियन कस्टमर को सीओडी चाहिए रहता है, उसको लगता है कि पैसा डूब जाएगा भाई, ऑनलाइन पेमेंट कर देने से सामान आ जाए फिर पैसा दे देंगे। तो फ्लिपकार्ट पहली बार सीओडी लाया। तो इंडियन लोगों का टेस्ट को समझ के, इंडियन लोगों का चॉइस को, मेंटालिटी को समझ के, इंडियन लोगों के नीड के हिसाब से फ्लिपकार्ट जो है काम किया है। तो पहला सक्सेस का रीजन है अंडरस्टैंडिंग द लोकल मार्केट नीड्स। ठीक है? सेकेंड, स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इजी रिटर्न पॉलिसी है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाता है। और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का गारंटी देता है टाइमली डिलीवरी एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इससे क्या होगा? तीनों से, इजी रिटर्न, कस्टमर सपोर्ट एंड गुड क्वालिटी, इससे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी लगाया है फ्लिपकार्ट। जैसे कि एक बिग बिलियन डेज लाया, जहां पे एनुअली बहुत ह्यूज डिस्काउंट देता है, लोग वेट करते हैं बिग बिलियन डेज का। लोकल लैंग्वेज में, लोकल कल्चर में एडवर्टाइजमेंट किया, लोकल फेस्टिवल्स का एडवर्टाइजमेंट किया है। दिवाली आ रहा है, शॉपिंग करो, राखी आ रहा है, शॉपिंग करो। तो लोकल फेस्टिवल्स, लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेजेस में जो है फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट्स किया है। राइट? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लगाया है फ्लिपकार्ट, हेवीली इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हुआ है। क्लियर? तो ये चौथा सक्सेस का रीजन था। नेक्स्ट, की इनिशिएटिव्स इंक्लूड, क्या क्या किया टेक्नोलॉजी में? डेटा एनालिटिक्स पे बहुत काम किया है, कस्टमर का बिहेवियर को समझना, इन्वेंट्रीज को मैनेज करना, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस दिखाना, कस्टमर को उसके नीड के हिसाब से रिकमेंडेशन दिखाना। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स पे भी काम किया है, अच्छा लॉजिस्टिक्स सिस्टम है जहाँ पे सामान जो है टाइमली डिलीवर होता है। ई कार्ट बोल के फ्लिपकार्ट का ही अपना लॉजिस्टिक्स है, जो कि एफिशिएंट डिलीवरी करता है। ठीक है? तो सही टाइम में एफिशिएंटली सामान पहुंचाता है फ्लिपकार्ट। और क्या किया? डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज। डाइवर्स मतलब बहुत सारा ऑप्शंस है, हम चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है,
होम एसेंशियल्स है, ग्रोसरीज है, ये सब के कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया है और ये सारा प्रोडक्ट अवेलेबल कराया है विद इन वन वेबसाइट, राइट। चैलेंजेस इन रिस्पॉन्स, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया फ्लिपकार्ट अपने जर्नी के समय। सबसे पहला, इंटेंस कंपटीशन फेस किया है फ्लिपकार्ट फ्रॉम प्लेयर्स लाइक अमेजॉन, स्नैपडील एंड अदर लोकल प्लेयर्स। तो सबके साथ अमेजॉन, स्नैपडील हो गया, जेप्टो हो गया, है ना, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिए हैं फ्लिपकार्ट को, राइट। नेक्स्ट, रेगुलेटरी हर्डल्स, बहुत सारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जैसे सेबी हो गया और बहुत सारा अदर रेगुलेटरी बॉडीज टाइम टू टाइम बहुत सारे नोटिस किए हैं और सारा ई कॉमर्स पॉलिसीज जो है फ्लिपकार्ट फेयर रखा है ताकि वो सारे रेगुलेटरी बॉडीज को जो है जस्टिफाई कर सके। तो सेबी और अदर बहुत सारा लॉज है इंडिया में ई कॉमर्स को लेके और वो सारा ई कॉमर्स का लॉज को जो है फ्लिपकार्ट फॉलो किया है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्या क्या एक्विजिशन कैसे हुआ फ्लिपकार्ट का। चैलेंजेस के अंदर एक्विजिशन है 2018 के अंदर इट इज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट। तो करेंटली वॉलमार्ट उसको ओन करता है, ठीक है। कितना में खरीदा था? $16 बिलियन में। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडीज ऑफ फ्लिपकार्ट। इज क्लियर। तो हम इतना पढ़ेंगे, इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, सॉरी यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब हमारा जो डिटेल वीडियो है उसको जरूर से देखना, है ना। डिटेल वीडियो अच्छे से डिटेल में पूरा एक एक वीडियो देखना, शॉर्टकट मत मारना। ये सब कब के लिए? ये सब एग्जाम्स के लिए, रिविजन्स के लिए है। डायरेक्टली इससे पढ़ोगे तो हो सकता है एग्जाम्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ, क्योंकि ये समराइज्ड वे में दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत कम समय में पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं पाया हूँ, ऊपर ऊपर से समराइज्ड फॉर्म में बताया गया है। तुम्हारा काम है डिटेल वीडियो अच्छे से देख लेना। डिटेल वीडियो देखने के बाद जो है तुम ये समराइज्ड वीडियो देखोगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर और टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।